टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए किस किस डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या जरूरत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 3। मतलब सेक्शन 3 के अंदर में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होगा। दैट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा एक तरीके से सीक्वेंस पता चलेगा कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे कंपनी को फॉर्म किया जाता है। सेक्शन 3 में क्या बोला गया है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड बोला गया है एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय, इसके द्वारा बाय 7 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज अ पब्लिक कंपनी। दैट मीन्स कि अगर पब्लिक कंपनी बनाना है तो वहाँ पे कितने मेंबर्स चाहिए, कितने लोग चाहिए, 7 और मोर पर्सन्स। दूसरा, अगर कंपनी फॉर्म करना है और प्राइवेट कंपनी बनाना है तो कितने लोग चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स। और थर्ड, अगर कंपनी आपको 1 पर्सन कंपनी बनाना है तो कितने लोग चाहिए, 1 पर्सन आपको चाहिए। दिस इज डन बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज और हर नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कैसे डन किया जाता है, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू मेमोरेंडम। मतलब मेमोरेंडम में इन लोगों का नाम डाला जाता है जो भी पर्सन्स के साथ में कंपनी को स्टार्ट किया जाता है। कंपनी फॉर्म अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में बी अ कंपनी। मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर में जो कंपनी फॉर्म किया जाता है वो कैसा कंपनी हो सकता है। पहला, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दैट मीन्स लिमिटेड कंपनी। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दैट मीन्स कि इसके लिमिटेड बाय गारंटी अगर होगा कंपनी तो उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनका लायबिलिटी कितना होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी दैट दे हैव अंडरटेकन अगेंस्ट द एसेट्स। और तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, जिसमें लायबिलिटी जो होता है उनके मेंबर्स का वो अनलिमिटेड रहता है। स्टेप्स में आते हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला है प्रमोशन स्टेज। स्टेप्स इन्वॉल्व में क्या है, पहला प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में क्या होता है कि कंपनी का प्रमोशन का काम किया जाता है, कैसे कंपनी को फ्लोट किया जाए इसके ऊपर में काम किया जाता है। क्या लिखा गया है, अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन प्रमोटर्स वांट टू एक्सप्लॉइट सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि जब प्रमोटर्स लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब एक कंपनी का बर्थ होता है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इन द केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 or more persons, in case of a public limited company 7 or more persons, and in case of a 1 person company 1 person subscribes the name to the prospectus for the purpose of registration। ठीक है ना। फिर क्या बोला गया, द पर्पज फॉर विच अ कंपनी इज गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड मस्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ, बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और बी अनलॉफुल एक्स फेसी। दैट मीन्स जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसका बिजनेस ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन हो। दैट मीन्स फॉरबिडन बाय लॉ मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी वाला कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हो आप। बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट में आपका बिजनेस नहीं स्टार्ट, जो आप बिजनेस करने जा रहे हो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट में ना हो या फिर अनलॉफुल ना हो। द प्रोमोटर रिफर्स टू द पीपल हु कन्वे द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और प्रमोशन। दैट मीन्स कि प्रोमोटर कौन होता है, प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो जिनका आइडिया होता है पूरे के पूरे बिजनेस के कॉन्सेप्ट के पीछे। हु कन्वे द आइडिया फॉर फॉर्मेशन, फॉर प्रमोशन, registration, flotation of the company if the objective of the company is found to be legal। if the objective of the company is found to be legal, अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक बार में देखने पे ऐसा लगे कि लीगल है, the registrar may refuse to register it and in the register if the certificate of registration not conclusive for the purpose the registration may be cancelled by the Ministry of Corporate Affairs। अगर ऐसा देखने में लगे कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इलीगल है। यहाँ पे जो लीगल टर्म यूज़ किया गया है इसको आप लिख लेना इलीगल, ठीक है ना। लीगल की जगह इलीगल लिख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। कि अगर कंपनी को कहीं पे लगता है, अगर ऐसा कहीं पे लगता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल है, तो क्या किया जा सकता है, रिफ्यूज़ किया जा सकता है रजिस्टर करने से कि भाई उसको रजिस्टर हम नहीं करेंगे। या फिर अगर पहले से रजिस्टर्ड है और बाद में अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को समझ में आता है कोई भी बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, द प्रोमोटर्स शुड प्रपोज 3 सुटेबल नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। प्रोमोटर्स को क्या चाहिए,
प्रोमोटर्स को ये करना चाहिए कि 3 सुटेबल नेम्स बताए जाएं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब 3 नाम दिएंगे वो अपने तरफ से प्रोमोटर्स, उनमें से कोई एक नाम सेलेक्ट होगा उनकी कंपनी का। फॉर प्राइवेट कंपनी इट शुड एंड विद प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होगा। अगर पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो नाम किस वर्ड से एंड होगा? लिमिटेड से। द नेम शुड बी नॉट बी कंट्राडिक्टरी अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। दैट मीन्स कि एक एक्ट है एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, जिसके अंदर में बताया गया है कौन कौन से तरीके के नाम, किस किस टाइप के नेम्स आप अपने कंपनी के नाम के साथ यूज नहीं कर सकते हो। Next, an application should be made in the prescribed format along with the fees to the registrar of companies of the respective states where the office of the proposed company is to be situated. That means कि एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में दिया जाएगा, उसके साथ में एक फीस दिया जाएगा, किसके पास में? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ द आरओसी के पास में, ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट के आरओसी में आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में फाइल करोगे। द रजिस्ट्रार में इन्फॉर्म द कंपनी, रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार आपको विद इन 40 डेज इन्फॉर्म कर देगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन एंड एक्सेप्टेड नेम। रजिस्ट्रार आपको 14 दिन के अंदर बता देगा कि आपका नाम एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। एंड द नेम शैल बी अवेलेबल फॉर एडॉप्शन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय द रजिस्ट्रार। और अगर आपके नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया एमसीए के द्वारा या आरओसी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ भाई आपका नाम जो आप सेलेक्ट किए तो वो नाम आपका प्रपोज्ड नेम एक्सेप्टेड है, तो 6 महीना तक आपके लिए खुला रहेगा एडॉप्शन के लिए। आफ्टर 6 मंथ्स वो नाम किसी और को अलॉट कर लिया जाएगा अगर आप नहीं उसको अपने कंपनी के साथ यूज़ करते हो तो। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड बाय रजिस्ट्रार। डॉक्यूमेंट्स क्या फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास में? पहला, मोआ, आपको अपनी कंपनी का क्या देना होगा? आपको अपनी कंपनी का मोआ जो है वो देना होगा, मतलब फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी में क्या बोला? मोआ आपको अपनी कंपनी का सबमिट करना होगा। दूसरा आपको क्या सबमिट करना होगा? ओआ। तीसरा क्या सबमिट करना होगा? स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। चौथा आपको क्या सबमिट करना होगा? लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद द साइन एंड कंसेंट। तो मतलब आपको मोआ सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में डॉक्यूमेंट्स के नाम पे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल सबमिट करना होगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो मतलब कौन कौन से डायरेक्टर्स आपके कंपनी में एट प्रेजेंट हैं, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फुल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, और कौन कौन से फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं, कौन मैनेजर्स हैं, उन लोगों का अपॉइंटमेंट कैसे कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को आपको सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट के नाम पे। 6 आपको क्या सबमिट करना होगा? नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। अंडरटेकिंग ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स, मतलब कौन से किस के पास में कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स एज पर द एक्ट, और जो भी रिक्वायरमेंट्स एक्ट के हिसाब से होगा वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट आता है प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन होता है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, प्रोमोटर refers to a person who has been named as such in prospectus or identified by the company. The annual return refers in the section 92. That means कि prospectus में जिसका नाम है वो कंपनी का प्रोमोटर माना जाएगा, या फिर कंपनी का जो एनुअल रिटर्न होता है उसमें जिसका नाम होगा वो कंपनी का प्रोमोटर माना जाता है। दूसरा who has control over the affairs of the company, ऑब्वियस सा बात है जिसका कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर, वो माना जाएगा कंपनी का प्रोमोटर है। जिसका कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल है, चाहे वो डायरेक्टर ही क्यों ना हो या वो चाहे शेयर होल्डर हो, अगर उसका कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो कंपनी का प्रोमोटर है। तीसरा, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, इन अकॉर्डेंस, यहाँ पे आई नहीं होगा, इन होगा, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act, और जिसके एडवाइस पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन में क्या बोला कि प्रोमोटर का लीगल पोजीशन क्या होता है, तो प्रोमोटर का लीगल पोजीशन बताया गया, एज द प्रोमोटर्स प्ले अ पाइवटल रोल बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ही और सी कैन नॉट बी द एजेंट ऑफ द कंपनी। क्योंकि जो प्रोमोटर होता है उसका एक बहुत वाइटल रोल होता है कंपनी के फॉर्मेशन में, तो कंपनी का एजेंट तो नहीं हो सकता है। सेक्शन 2 सेक्शन 69 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्टेट्स दैट अ पर्सन हु टेक्स कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी
सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 बोलता है कि वो बंदा जो कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, हु टेक्स कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एंड एक्ट्स एज पर द एडवाइस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड प्रोमोटर। और जिसके एडवाइस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी काम करते हैं या जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बातचीत करके एडवाइस लेकर काम होता है, वो होता है आपके कंपनी का प्रोमोटर। देयरफॉर प्रोमोटर प्लेज अ वाइटल रोल आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मे बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट। नेक्स्ट आता है एज अ ट्रस्टी। As a promoter plays an important role before incorporation of the company, he is not a trustee, there is no existence of the company at that time। क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही प्रोमोटर जो है वो कंपनी के बहुत सारे काम में हाथ बटाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही, इसीलिए उसे आप ट्रस्टी नहीं कह सकते, क्योंकि जब उसने ये बिग रोल प्ले किया उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। नेक्स्ट, एम्प्लॉय। एज प्रोमोटर्स हैव टेकन द इनिशिएटिव्स टू फॉर्म अ कंपनी, दे मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज। कंपनीज को, प्रोमोटर को आप कंपनी का एम्प्लॉय नहीं मान सकते हो। नेक्स्ट, फिड्यूसरी पोजीशन। द प्रोमोटर्स आर ऑलवेज इन अ फिड्यूसरी पोजीशन इन रिलेशन टू द कंपनी, ही और सी हैज टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ और हिमसेल्फ एज अ कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कुल मिला के फिड्यूसरी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है कंपनी के साथ में कंपनी का प्रोमोटर। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। फंक्शंस में क्या बोला गया? पहला, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ही और सी मस्ट डिस्क्लोज हिज और हर रोल एज अ प्रोमोटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद में उसको ही और सी मस्ट डिस्क्लोज हिज रोल, जो प्रोमोटर है उसे अपना रोल बताना पड़ता है टू द एज कि वो प्रोमोटर के रोल में क्या क्या परफॉर्म करेगा, या बातें उसे बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बतानी होती हैं। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शंस। he or she must disclose all the transactions made by him or by anyone before the board of directors। प्रोमोटर को जितने भी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू प्रोमोटर गुजरता है उन सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में प्रोमोटर को इन्फॉर्म करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ड्यू डिलीजेंस। प्रोमोटर मस्ट नो द डिलीजेंस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि प्रोमोटर बहुत केयरफुलनेस के साथ प्रोमोटर को काम करना होता है जब कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होता है, या सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचना होता है, या कैपिटल स्टैंड करना होता है, या मोआ और ओवा का प्रिपरेशन हो रहा होता है, तो बहुत ड्यू डिलीजेंस के साथ, केयरफुलनेस के साथ काम करना होता है प्रोमोटर को। सीक्रेट प्रॉफिट। प्रोमोटर जो है वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट कंपनी से नहीं निकाल सकता है। दैट मीन्स कि कंपनी का अनड्यू एडवांटेज लेते हुए कंपनी से पैसा निकालने का कोशिश, प्रॉफिट निकालने का कोशिश नहीं करना चाहिए प्रोमोटर को। एंड नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। ही और सी मस्ट एक्सरसाइज एंड एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज विद कॉन्शियसनेस। और प्रोमोटर को अपनी ड्यूटीज़ को फुल कॉन्शियसनेस के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में क्या दिया हुआ है? डिस्क्लोजर। फ्रॉम अ फिड्यूसरी पोजीशन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इफ ही और सी हैज सोल्ड अ प्रॉपर्टी टू द कंपनी। इन केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ही और सी सिंपली गेट्स द रीजनेबल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कि लायबिलिटीज़ में आप पढ़ रहे हो डिस्क्लोजर के बारे में कि प्रोमोटर को ये डिस्क्लोज करना होता है कंपनी को कि उसने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है क्या, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है कि उसने कंपनी का कोई प्रॉपर्टी सेल किया है या परचेज किया है, तो बाद में उसे उतने पैसे का भरपाई करना होगा कंपनी को। नेक्स्ट, अनट्रू स्टेटमेंट। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस को बनाते टाइम, क्योंकि जो कंपनी आईपीओ लेके आता है उसके पहले प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करता है, प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करने में प्रोमोटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करने में कोई अनट्रू स्टेटमेंट यूज़ किया गया, दैट मीन्स कि प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं जो कि सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है, इन्वेस्टर्स को डैमेज हो सकता है इन दैट सिचुएशन। क्योंकि अगर उसके अनट्रू स्टेटमेंट्स के कारण अगर इन्वेस्टर उसके कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को परचेज कर लेता है और उसका लॉस होने का चांसेस होता है, इन दैट केस प्रोमोटर के ऊपर केस किया जा सकता है। द प्रोमोटर मे बी sued। नेक्स्ट, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इफ द प्रोमोटर इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी। अगर प्रोमोटर को कन्विक्ट किया गया किसी गलती के लिए, प्रोमोटर को पकड़ा गया किसी गलती के लिए एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के फॉर्मेशन या प्रमोशन के टाइम पे, देन उसे क्या करना चाहिए? फाइन कर देना चाहिए। ही और सी मस्ट बी फाइंड और इम्प्रिजन और बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन एज पर द लॉ। दैट मीन्स कि अगर प्रोमोटर को कन्विक्ट किया गया किसी गलती के लिए कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे, तो ही अगर मतलब वो गलती करते हुए कोई पकड़ा गया, प्रोमोटर को कोई गलती करते हुए पकड़ा गया
कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे, तो उसे जेल और फाइन दोनों हो सकता है, या जेल या फिर फाइन में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस। द प्रोमोटर हैज़ टू डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन द प्रोस्पेक्टस। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जरूरी इन्फॉर्मेशन हैं, ये प्रोमोटर का दायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी बनता है कि उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट, सीक्रेट प्रॉफिट। इफ द प्रोमोटर मेक्स एनी सीक्रेट प्रॉफिट डज नॉट डिस्क्लोज दिस। अगर प्रोमोटर जो है कोई सीक्रेट प्रॉफिट निकालने का कोशिश करता है बिजनेस से और ये डिस्क्लोजर वो नहीं देता है कंपनी को, उसने कोई सीक्रेट प्रॉफिट निकाला है कंपनी से, तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग ऑफ प्रॉफिट, कि उसने बताया क्यों नहीं कि उसने कितना प्रॉफिट निकाला है बिजनेस से। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन अगर बात करते हैं कि प्रोमोटर के कॉन्टेक्स्ट में कि प्रोमोटर को कितना रेम्यूनरेशन मिलता है, तो रेम्यूनरेशन में बी पेड टू द प्रोमोटर इन कंसिडरेशन विथ हिज सर्विस फॉर फॉर्मुलेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है प्रोमोटर को इन कंसिडरेशन विथ हिज सर्विस, क्योंकि उसने कंपनी के लिए बहुत सारे सर्विसेज दिए हैं, फॉर्मुलेशन में और फॉर्मेशन में हेल्प किया है। रेम्यूनरेशन मे बी पेड बाय कैश और पार्टली बाय कैश एंड पार्टली बाय शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर जो है उसको कैसे पेमेंट किया जा सकता है रेम्यूनरेशन का, आधा चाहे कैश दे दिया जाए और बाकी का पैसा, बाकी का पैसे के जगह पर उसे क्या कर दिया जाए, आधा पैसा दे दिया जाए और बाकी पैसे के जगह पर क्या कर दिया जाए, कंपनी के डिवेंचर्स उसे खरीद के दे दिए जाएं या शेयर्स खरीद के दे दिया जाए। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन अ प्रोमोटर एंड द कंपनी। अगर प्रोमोटर के बीच में और कंपनी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन अ प्रोमोटर एंड अ कंपनी, द प्रोमोटर मे नॉट गेट एनी रेम्यूनरेशन। तो प्रोमोटर को हो सकता है कोई रेम्यूनरेशन ना मिले बिफोर द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स अगर कोई एग्रीमेंट कंपनी और प्रोमोटर के बीच में ना हो तो हो सकता है कि प्रोमोटर को कोई रेम्यूनरेशन ना मिले कंपनी एग्जिस्टेंस में, क्योंकि नहीं आया है। रेम्यूनरेशन में भी पेड बाय द फॉलोइंग मोड्स। प्रोमोटर को रेम्यूनरेशन किस तरीके से दिया जा सकता है, बाय लमसन पेमेंट, एक बार में पूरा पैसा देके, बाय शेयर और डिवेंचर्स, शेयर्स और डिवेंचर्स के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है, बाय कन्वर्टेड शेयर्स के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है, एंड बाय सेलिंग प्रॉपर्टी विद डिस्क्लोजर मोड, और या फिर प्रॉपर्टी सेल करके डिस्क्लोजर के थ्रू। ये 4 तरीके हैं प्रोमोटर को पेमेंट करने के। नेक्स्ट आता है कि मोआ के अंदर में कंटेंट्स क्या क्या होता है। मोआ के अंदर में क्या क्या कंटेंट्स होता है, किस तरीके के कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में। तो अगर हम समझें तो एक होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है सिचुएशन क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्लॉज, चौथा लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा कैपिटल क्लॉज एंड छठा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आते हैं नेम क्लॉज में। नेम क्लॉज में क्या है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 लिमिटेड मस्ट बी एडेड टू द नेम ऑफ अ कंपनी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दैट मीन्स कि अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के लास्ट में पब्लिक टर्म लिमिटेड कंपनी यूज़ होना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड टर्म यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड इन्फोसिस लिमिटेड। द प्रोमोटर्स आर फ्री टू चूज एनी नेम दैट डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरीज। और प्रोमोटर्स के पास में ये अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो जो नाम चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, द नेम इज आइडेंटिकल विद अ कंपनी दैट इज ऑलमोस्ट इन लिक्विडेशन। और कंपनी का वो नाम जो है वो किसी दूसरे कंपनी के नाम के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। चौथा, तीसरा, द प्रपोज नेम डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नेम बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ न्यू और मॉडर्न। वो चाहे तो जो प्रपोज नेम है उसमें न्यू और मॉडर्न टाइप के इस तरीके कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज़ करके उसको बदल सकता है, या आइडेंटिकल अगर है तो उसको थोड़ा डिफरेंट बना सकता है नाम को। नेक्स्ट, इट शैल अट्रैक्ट द नेम एंड एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950। एंड फिफ्थ, इट्स नेम इट इंक्लूड्स द प्रॉपर नेम विच इंक्लूड्स नॉट द नेम और सरनेम ऑफ अ डायरेक्टर।
नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी डायरेक्टर का सरनेम ना यूज हो। नेक्स्ट आता है आपका सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज में क्या बोला कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है वो एड्रेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, इट pertains to the objects for which the company is proposed to be incorporated and no matter considered necessary furtherance thereof। that means कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस का, किस लिए वो इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में क्या बोला गया, इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कोई एक कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है तो द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट। लायबिलिटी कितना रहेगा शेयर होल्डर्स का, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितना अमाउंट उन्होंने अनपेड है उतने अमाउंट्स के अगेंस्ट में, उतने शेयर्स के अगेंस्ट में उतना अनपेड अमाउंट जो है वो लायबिलिटी रहेगा। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कितना लायबिलिटी रहेगा, द लायबिलिटी शैल बी द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर टेक्स टू कंटिन्यू। दैट मीन्स कि वो जितना गारंटी लिया हुआ है ईच मेंबर ने उतने तक लिमिटेड रहेगा। तीसरा, द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट wound up and while he or she is a member within the company such debts and liabilities have been attracted before he or she ceases to be a member as the case may be। कंपनी का जो एसेट ऑफ द कंपनी है वो कंपनी का एसेट जो है जब वो वाइंड अप की तरफ जाएगा, लेट अस सपोज कंपनी अगर वाइंडिंग अप की तरफ जा रहा है तो कंपनी का जो एसेट्स है उसको यूज़ किया जाएगा या किस हद तक यूज़ किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी लायबिलिटी क्लॉज के अंदर रहेगा। द कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट्स फॉर द राइट्स ऑफ द कंट्रीब्यूशंस अमंग देमसेल्व्स। पॉइंट 4, और ये भी मैटर करता है, ये भी उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कॉस्ट चार्जेस या एक्सपेंसेस क्या एसोसिएटेड रहेंगे वाइंडिंग अप के साथ में। नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या है, इट pertains a company of a share capital with which the company is to be registered and division thereof into shares of the fixed amount and number of shares with the subscribers to the memorandum agree to subscribe which shall not be less than 1 share। that means कैपिटल क्लॉज भी, कैपिटल क्लॉज में क्या रहता है कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कितने जो टोटल शेयर कैपिटल है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, सब्सक्राइबर्स कौन कौन है टू द मेमोरेंडम, या इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर, अगर कोई एक सब्सक्राइबर डेथ कर जाता है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल क्लॉज में लिखी हुई रहती हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का जो शेयर्स है, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसका सब्सक्रिप्शन किस तरीके से होगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज हम आपको अलग से नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करके दिखा देंगे कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज में एग्जैक्टली है क्या, एंड ओवा भी आपको अलग से हम बता देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।